वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जनरल एंट्री के अगली पार्ट पे बढ़ने वाले हैं। इससे पीवीएस के सेशंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के एमसीयू का पार्ट हुआ था अकाउंट्स का, उसके सेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज आप लोग इन सब के साथ में पढ़ाई शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी से होगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सभी पार्ट की। आपको इन सभी एंट्रीज को प्रॉपर रूप से करना आना चाहिए। जनरल एंट्री अकाउंट का बेस होती है। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो जाएगी, और बेस अगर कमज़ोर होगा तो बिल्डिंग खड़ी होने में समस्या आएगी। तो बस आपको हर तरह से अकाउंट्स को टैकल करना अगर सीखना है तो जनरल एंट्री एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो सभी एंट्रीज को प्रॉपर रूप से समझना बहुत आवश्यक है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। वैसे इसका एक सेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये वो खर्चे होते हैं जो आपने दे दिए हैं पहले से ही। मतलब इस साल आप पे 12 महीने का रेंट था जो आपको पे करना था, आपने 2 महीने का और दे दिया, मतलब 14 महीने का दे दिया है। अब अगले साल में आपको केवल 10 महीने का देना पड़ेगा। वो 2 महीने का रेंट आपका प्रीपेड रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ जुड़ जाएगा, ये आपकी एसेट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है सर? जस्ट प्रीपेड के और रिवर्स। आपको इस साल 12 महीने का रेंट देना था, आपने केवल 10 महीने का दिया। अब भाई अगले साल 2 महीने का और देना पड़ेगा। नॉर्मल तो देना ही देना है, 2 महीने का और देना होगा। तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर एंट्रीज आउटस्टैंडिंग की और प्रीपेड की समझाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय थे, मैं सबसे पहले आप लोगों से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, उसकी बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज करिए मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय थे और इनका नाम था मिस्टर राम। ओके सर, मुझे इन्हें सैलरी देनी थी। जी हाँ, तो मैंने काम ये करा, भाई अभी बिजनेस नहीं हो रहा था, कोरोना का टाइम था, मैंने इन्हें 10 मंथ की सैलरी पे कर दी और 1 मंथ की सैलरी और 2 मंथ की सैलरी इनकी पे नहीं करी। मैंने कहा अभी आगे बिजनेस होगा, आगे तब दे दूंगा। तो अब जो मैं एंट्री करूंगा वो क्या करूंगा? तो जो सपोज करिए मैंने इनकी 10 मंथ की सैलरी पे कर दी है, उसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से करता हूं तो बाई बैंक अकाउंट आ जाएगा। ओके, अब जो 2 मंथ की नहीं करी है, हम लोगों को मेन तो उसके लिए सीखना था आज, तो उसकी एंट्री आपकी क्या होगी? तो उसकी एंट्री आपकी होगी डेबिट, अभी भी सैलरी अकाउंट ही होगा। डेबिट अभी भी क्या होगा? सैलरी अकाउंट ही होगा। लेकिन अब आपका जो 2 महीने का ये ड्यू नहीं है अमाउंट, इस 2 महीने के लिए आपका बन जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आई होप सो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब जस्ट इसका रिवर्स का पार्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा सर, इसको थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। अब देखो मेरे भाई, ये प्रीपेड एक्सपेंस है जो जस्ट इसका रिवर्स है। जैसे ये मेरे पास एक बिल्डिंग है जो रेंट पे थी। अच्छा सर, अब इसका रेंट जाता था, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना पूरा 12 मंथ का इस साल रेंट पे कर दिया और मैंने काम करा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी अब की बार थोड़ा सा रेंट दे देते हैं, कोरोना का टाइम रहा है, माल अंदर ही अंदर रहा है, थोड़ा सेफ रहेगा। ठीक है, हमने कहा चलो 3 मंथ का और एडवांस ले लो। ठीक है ना, 3 मंथ का एडवांस पे कर दिया, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पे कर दिया। एक्स्ट्रा नेक्स्ट मंथ के हमने दे दिए, अभी से वो मंथ जो अभी हमने यूज़ नहीं करे हैं लेकिन हमने दे दिए। तो अब जो मैं 12 मंथ के लिए एंट्री करूंगा वो पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो तो इसी साल का था मेरा नॉर्मली। तो अब मेरे भाई जो मैंने पूरे प्रॉपर दे दिए, अब वो तो मैंने पूरे दे दिए। तो एक जो मैंने पैसा दिया है, ध्यान रखिएगा, जो मैंने पूरा पैसा दिया है इसकी एंट्री की बात कर रहा हूँ। पहले जो मैंने पूरा पैसा दे दिया इसकी एंट्री मैं कर दूंगा
कि सर मैंने एक काम ही करा है, आपको रेंट दे दिया है टू कैश, ठीक है, ये मैंने पूरा दिया है, पूरा 15 महीने का, क्योंकि मेरी जेब से तो पूरा गया। अब लेकिन यहां पे मैं एक और एंट्री ऐड कर दूंगा कि इसमें से जो मेरा 3 महीने का अमाउंट होगा, यहां पे केवल वो अमाउंट आएगा, है ना। यहां पे तो पूरा अमाउंट आएगा, लेकिन यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा, 3 महीने वाला। तो एक तरह से इस साल में केवल 12 महीने वाला ही अमाउंट पहुंचेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट का। आई होप सो मेरी बात समझ में यहां पे आ गई होगी। इससे होगा क्या, इस तरह से मेरा केवल 3 महीने का ही रेंट, वो 3 महीने का मेरा रेंट अगले साल के यूज हो जाएगा। इस साल मेरा कितना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निकला, 12 महीने का, है ना। वो 3 महीने का मुझे अगली बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, स्पेशली ये दोनों एंट्री, जिसमें सैलरी का आउटस्टैंडिंग, जिसमें आउटस्टैंडिंग का पार्ट रहा और जिसमें प्रीपेड का आप लोगों का पार्ट देखने को रहा। प्रीपेड आपके जो होते हैं वो एसेट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसके बाद में क्या है वो देखते हैं। एकर्ड और अन इनकम क्या है। अब सर ये क्या है, ये थोड़ा सा समझ में अगर कम आया हो तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने काम कर दिया, लेकिन मेरे अभी जो बॉस है उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी है, तो मतलब ये मेरी कमाई जा चुकी है, अभी मिली नहीं है, वो एकर्ड है। और अनअर्न क्या है, मान लो मैं आप लोगों को काम करने के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे पहले दे दे रहा हूँ, जाओ ये काम कर देना, एडवांस ले लो, तो ये जो एडवांस का हिस्सा है ना, यही अनअर्न्ड है। मतलब एडवांस जो आप सैलरी उठा लेते हैं, जिसकी सर्विसेज आप आगे जाके देंगे, वो अनअर्न्ड है, वो आपने अभी कमाई नहीं है, लेकिन पैसे पहले ले लिए। और ये क्या है, ये आपने कमा तो लिए लेकिन आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो अब मेरे भाई इसकी एंट्री कैसे होगी और इसको कैसे करना है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो, इसको मैं पहले नॉर्मली समझा दूं, अनअर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, एकर्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, क्या डिफरेंस है इसमें। तो डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब एंट्री के बाद पे आप लोग थोड़ा सा और बेहतर रूप से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे एक पर्सन से कमीशन लेना था, और अब की बार मिस्टर सोहन रख लेते हैं। अच्छा सर, मिस्टर सोहन से मुझे कमीशन लेना था, इन्होंने मुझे 2000 का कमीशन दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 500 रुपये का बोला सर अभी पैसे नहीं है, आप आगे ले लेना, नेक्स्ट ईयर में लगा लेना। अब मेरे को तो चाहिए भाई, मेरा तो ड्यू हो गया है। हाँ सर, ये सैलरी के पार्ट पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप जो एंट्री करेंगे, क्योंकि आपको ये आपकी इनकम है, आपको मिलनी है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर कमीशन रिसीव होता है तो जो 2000 रुपये रिसीव हुए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सर ये मुझे रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट का, क्योंकि ये मुझे क्या हुआ, रिसीव हुआ। ठीक है, आगे क्या मेरे भाई, अब जो 500 रुपये रिसीव नहीं हुए ये आगे जाके रिसीव होंगे। ये आगे जाके क्या होंगे, रिसीव होंगे। तो अब जब ये रिसीव होंगे तब ये उस टाइम की इनकम में कैश मेरा भर जाएगा, क्योंकि 500 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो लेकिन ये है इस साल का, है ना, इस साल का है, लेकिन आगे अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे मिलेगा। तो इसको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दूंगा एकर्ड इनकम, ठीक है ना, कि अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। और ये किसका, ये कमीशन का, एकर्ड कमीशन अकाउंट, या आप पूरा लिख सकते हैं, एकर्ड अकाउंट मत लिखिए, एकर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट का। ओके, सेम कंडीशन ऑन इनकम में क्या होगी, मान लीजिए ये मिस्टर सीता हैं। अच्छा सर, अब इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने 2000 मुझे पे कर दिए जो इनको इस साल देने थे, या चलो अमाउंट थोड़ा पूरा ले लेते हैं,
2,500 पूरा पे कर दिया इन्होंने, जो उन्हें मुझसे देना था दे दिया। और इन्होंने बोला भाई तुम 1,500 और रखो, अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, तुम थोड़ा सा और रख लो कि कोरोना का टाइम है और मदद चाहिए तुमको तो ले लो, थोड़ा सा और ले लो। तो ये इन्होंने एडवांस में पे कर दिया, जो शायद आगे जाके ये मुझे पे करते हैं। तो अब ये मुझे मिल गया ना इस साल, अब जब अगली बार होगा तो मिलेगा नहीं। अरे हाँ सर, अभी आपने इस साल इसका फ़ायदा उठा लिया, अगली बार मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने मुझे पे करा उसकी पूरी एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट मुझे कितना मिला, 2,500 और 1,500, 4,000 रुपये मिल गए। ठीक है सर। अब इसके अलावा इसमें 500 रुपये जुड़े हुए हैं, या मान लीजिए सॉरी 1,500 रुपये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरे 4,000 की एंट्री होगी, ध्यान रखना, जो कि आपको पूरा मिला है ना इस साल तो। लेकिन इसमें 1,500 वो है जो अगले साल का है। अच्छा, तो इसमें आप एक क्या एंट्री करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम अकाउंट, ठीक है ना, या अर्नड कमीशन अकाउंट। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाली दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 4,000 रुपये की यहाँ पे एंट्री होगी, और यहाँ पे कितने की होगी, 1,500 की। वो 1,500 आपका अगली बार का है। आई होप सो ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। एंट्रीज बहुत ज़रूरी हैं, विदाउट एंट्री वर्क नहीं चलेगा। आई होप सो क्लियर होगा। चलिए इसी के रिदम के साथ बढ़ते हैं आगे। ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे होती है, इसको एक बात ध्यान रखिएगा, इसको बुक में शो नहीं करा जाता, बस इतनी बात, यही मेन है। बस अमाउंट डिडक्ट करके दिखा दिया जाता है। जैसे एक सीता जी थी, ठीक है ना, और एक सोहन भैया थे। अच्छा सर, तो ये जो सीता देवी थी और ये जो सोहन भैया थे, तो सीता देवी ने एक काम करा, क्या, इन्होंने सोहन भैया से, सीता जी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ये सब हटा दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर लिखें, ठीक है ना। ₹10,000 का ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो मैं एंट्री करूंगा मेरे भाई, वो नॉर्मल क्या करूंगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल एंट्री आपकी चीज़ों के साथ हो जाएगी, ऑन क्रेडिट ऑन परचेज अकाउंट, ये लीजिए, और साफ साफ लिखते हुए मैं लिख दूं, तो नॉर्मल एंट्री आपकी किताबों में क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सीता जी ने खरीदा है परचेज किससे, सोहन से, तो इन बुक्स ऑफ सीता, क्योंकि किसकी बुक में हो रही है वो भी मेंशन क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि वो सीता परचेज कर रही है तो वो परचेज शो करेगी, सोहन तो सेल शो करेगा, उसने बेचा है माल। इन बुक्स ऑफ सीता, आई होप मेरी ये वाली बात समझ में आई होगी, क्योंकि सीता खरीद रही है तो परचेज शो करेगी। अगर मैं सोहन की किताब बनाऊंगा तो सोहन माल बेच रहा है, वो बेच रहा शो करेगा, है ना, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब सीधी सी बात है, मैंने माल खरीदा है ना, किससे, सोहन से, टू सोहन। अब यहाँ पे मैं 10,000 शो नहीं करूँगा, 10,000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हुए शो करूँगा, यानी कि 1,000 रुपये का जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट हुआ, इसकी मैं नरेशन में एंट्री कर दूंगा, गॉट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और जो बुक्स में एंट्री मेंशन करूँगा वो केवल 9,000 रुपीज़ ही मेंशन करूँगा। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती। और अगर इसके रिवर्स में कैश डिस्काउंट ले रहा होता तो मैं प्रॉपर एंट्रीज वहाँ पे उसको शो करता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप नीचे नरेशन में मेंशन कर देंगे पूरे प्रॉपर, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आई होप सो मेरी ये वाली बात समझ में आपको आ गई होगी। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज बुक में नहीं होती हैं, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, अगर कैश डिस्काउंट होता तो, अब सपोज करिए यहाँ पे सीता ने परचेज करा है गुड्स फ्रॉम सोहनी,
इन कैश ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। अब की बात सर कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इसके लिए मिलता है ताकि आप ऑन टाइम पेमेंट कर दें, जैसे आप माल खरीदें तभी आप पेमेंट कर दें। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ सीता। ये वाली बात मैं प्रॉपर रूप से मेंशन कर दूं किसकी किताब में हो रही है ना। सीता परचेज कर रही है तो परचेज दिखाएगी, मोहन सेल करता है क्योंकि मेरे पर सीता ने खरीदा तो कोई दूसरा बेच रहा होगा, तो मैं सीता की बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ। मोहन की बुक में एंट्री करता तो भी वैसे ही स्थिति रहती, बस वहाँ पे परचेज पॉइंट आपकी जगह नहीं रहता, वो सेल वाला वर्ड यूज़ करता। अभी ये परचेज कर रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। वहाँ पे एंट्री बदल जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाती है अगर सोहन की किताब होती तो। अब लेकिन यहाँ पे परचेज कितने का हुआ, 10,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे वो मामला थोड़ा बदल गया। अब यहाँ पे मैं कैश में लिखूंगा 9,000 रुपये, और यहाँ पे मुझे कैश डिस्काउंट और मिला है टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है ना, या डिस्काउंट अकाउंट आप बोल सकते हैं, कैश डिस्काउंट मत लिखिए क्योंकि केवल कैश डिस्काउंट ही बुक्स में शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो होता ही नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट ₹1,000। अब बताइए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई समस्या तो नहीं। आई होप सो मेरी सब बातें आपको क्लियर होंगी, कोई कन्फ्यूजन जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं होगी। कैश डिस्काउंट जो है बुक्स में शो होता है, बुक्स में ये शो होता है, ध्यान रखिएगा, और ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं होता। फर्स्ट टाइम मशीनरी अगर आपने परचेज करी है और इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए हैं, अब मशीनरी मान लीजिए आपकी थी 1 लाख की, अच्छा सर, अब मशीनरी आपकी 1 लाख की थी और इंस्टॉलेशन इसके चार्जेस आपके हो गए सपोज करिए सर 10,000 के, और मान लीजिए इसके कैरेज वैरेज लगवाने वगैरह का खर्चा और हो गया, माल का लाने ले जाने में जो खर्च हुआ एक्स्ट्रा और हो गया मान लीजिए, तो ये सारा खर्चे से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक सिंगल एंट्री होगी, चाहे आपका मशीनरी का इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी पार्ट हो, आपकी नॉर्मल एंट्री होगी जो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। और उधार पे खरीदोगे तो उस पर्सन का नाम आ रहा होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस आप लोगों के मशीनरी में ऐड होके ही शो होंगे, यानी कि यहाँ पे आप जो मेंशन कर रहे होंगे वो 1,10,000 का शो कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब आप कोई भी चार्जेस वगैरह पे कर रहे होंगे इंस्टॉलेशन के तो इसी के साथ में मेंशन हो रहे होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, परचेज रिटर्न और परचेज आउट, जिसे रिटर्न्स आउटवार्ड भी कहते हैं, वो क्या होता है। देखिए एक बात समझिएगा, कभी कभी हम माल बेचते हैं, हाँ सर, और वो पसंद नहीं भी आता तो सामने वाला हमें वापस कर देता है, और यही हमारे साथ होता है। कभी कभी हम माल खरीदते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ अपनी बात रख लिया, जैसे मान लो मैंने 4 टी शर्ट खरीदी, 4 में से 3 अच्छी लगी, 1 वापस कर दी, तो ये जो वापस मैंने कर दी तो सामने वाला अपनी बुक में यहाँ पे लिखेगा कि ये परचेज रिटर्न हो गया। बात समझ में आई। जब मैंने परचेज करा था तो मैंने क्या एंट्री करी थी, मान लो सर आपने परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट, और मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन, मान लो अजय से परचेज करा, टू अजय सपोज करो, ठीक है सर। मान लो मैंने 4,000 रुपीज़ का 1,000 का एक आइटम परचेज करा था। अब सर सीधी सी बात है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप करेंगे सर परचेज रिटर्न, है ना, नॉर्मल सा पॉइंट होगा मेरे भाई। अब मैं यहाँ पे जो कर जाऊँगा वो मैं करूँगा परचेज रिटर्न, तो अब मैं क्या एंट्री करूँगा, बस वो आपको सोचनी है और कुछ नहीं। बताइए मेरे भाई, यहाँ पे आप क्या एंट्री करेंगे। मैंने अजय से परचेज कराया, अब जो मैं करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, परचेज रिटर्न करने वाला हूँ, तो सर कुछ नहीं है। अजय से आपने 4,000 खरीदा था, अब मान लो आप अजय को वापस कर रहे हो, तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न, दैट्स इट। परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दो, और कुछ भी नहीं है। वॉटएवर आपने कुछ कम अमाउंट रिटर्न कर रहे हो तो इतना, और अगर मान लो आप पूरा ही अमाउंट रिटर्न कर देते, पूरी की पूरी 4 टी शर्ट, तो 4,000 की एंट्री हो जाती।
अकाउंट्स में एंट्री काटी नहीं जाती हैं, इसको हमेशा याद रखना। सामने वाले ने मुझसे जैसा ने सामने वाले से माल खरीदा 4,000 का, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया। तो पहले मैंने परचेज को, क्योंकि मैंने माल खरीदा, मेरे पास माल आया, पैसा गया था, ठीक है सर, तो 4,000 रुपये का पॉइंट बन गया। अब उसके बाद में जब मैंने उसे लौटा दिया तो उतना ही डेबिट कर दिया, बात खत्म, कुछ नहीं है और सीधा साधा हिसाब है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे कैश में करते तो अजय की जगह यहाँ पे बस कैश वर्ड यूज़ हो जाता। मैंने अजय से उधार माल खरीदा था तो मेरे पास गुड्स आया था, अजय को मुझे ही पैसे देने थे। अगली बार जब मैंने परचेज रिटर्न कर दिया तो मैंने मेरी जेब से गुड्स गया, जो जाता है वो क्रेडिट होता है, सीधी सी बात है, बात खत्म। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब सेम कंडीशन, मान लो मैंने माल बेचा, तो अगर मान लो मैं किसी को माल बेचता हूँ, जैसे मैंने सीता को माल बेचा, तो सीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, सीता डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सॉरी टू सेल्स अकाउंट की मैंने उसे माल बेचा। अब सीधी सी बात है, जब मैं इसे सेल्स रिटर्न करूँगा तो अब यहाँ पे तो मैंने सेल्स को क्रेडिट करा था, क्योंकि सर सीधा मेरी जेब से गुड्स गया था, है ना। अब यहाँ पे जब मैंने उसे, अब उसने मुझे वापस कर दिया, तो अब मेरे पास मेरा सारा का सारा सेल्स रिटर्न वापस आ गया, सारा गुड्स वापस आ गया। तो उस गुड्स को अब मैं क्या बोलूँगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेबिट टू सीता, दैट्स इट, और कुछ नहीं है एंट्री। बहुत आसान है, बहुत सिंपल, बहुत सीधा साधा है। आई होप सो आप लोगों को सब बातें क्लियर हो गई होंगी। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी तैयारी को जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह से बनाए रखिए। नॉर्मल सीधा सा फंडा था, जब आपने माल को बेचा तो आपकी जेब से क्या गया सर, जब मैंने माल बेचा तो मेरी जेब से सर गुड्स गया और कैश आया, है ना, सीधी सी बात है। हाँ सर, गुड्स गया और कैश आया, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स को एक तरह से सेल से इंडिकेट करते हैं, ये मैंने पहले ही बढ़ाया था। और आपके अभी कैश आएगा, क्योंकि आपने उधार माल बेचा है तो आपने नाम लिख दिया, अदरवाइज कैश आ गया तो कैश वर्ड यूज़ कर लेते। अब जब उसने माल रिटर्न करा तो आपकी जेब से कैश गया होगा, है ना, जो जाता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो अभी तो उधार का पॉइंट था, तो सीधा 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 नाम जा रहा है, और सेल्स रिटर्न वर्ड यहाँ पे गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज़ हो रहा है, दैट्स इट। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच। जनरल एंट्रीज़ के प्रॉपर वीडियोस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके हम प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।